हाँ सभी को मेरा नमस्कार। देखिए आज हम अपने पढ़ते हैं वन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। पिछली कक्षा में हमने प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार पढ़े थे, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज हम प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, और वो भी वे प्रकार जो एक प्रकृति के आधार पर या एक जलवायु की विषमताओं के आधार पर हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, उन प्रकारों की आज हम बात करते हैं। हमारे यहाँ की जो जलवायु, वर्षा, तापमान, यहाँ की अन्य और जलवायु विशेषताएं, उनके आधार पर जो प्राकृतिक वनस्पति हमारे यहाँ पाई जाती है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो एक मैं पहले जलवायु का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि कैसी जलवायु कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए यहाँ एक चित्र बनता है। आपको अक्षांश देशांतर रेखाएं पता होंगी, फिर भी यहाँ एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। ये अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ये अपनी कर्क रेखा है, ये अपनी मकर रेखा है, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त, ये 90 डिग्री यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ये एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पूरे वर्ल्ड का, पूरी पृथ्वी का। आप लोग सभी जानते होंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य बहुत अधिक समय के लिए रुकता है, यानी कि वर्ल्ड में 2 बार सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है भूमध्य रेखा पर। एक तो 23 सितंबर और एक 23 मार्च, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो निश्चित रूप से तापमान यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो यह क्षेत्र एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है? उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ कर्क रेखा के ऊपर की, तो ये कहलाता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र, और ये भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये एक क्षेत्र है। अब हम वनस्पति की बात करते हैं, यानी कि एक भाषा बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं हम, चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं, इस रेखा से, भूमध्य रेखा से निश्चित रूप से जलवायु ठंडी होती चली जाती है।
सबसे ज़्यादा गर्म जलवायु यहाँ मिलती है, उसके बाद यहाँ पर इन क्षेत्रों में जाते हुए जलवायु ठंडी होती चली जाती है। यानी कि हम बात करें अगर उच्च अक्षांशों की ओर हम जाएं, यानी कि मध्य अक्षांश से सॉरी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जलवायु ठंडी होती है, यानी कि तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब एक आपको शंकु बनाता हूँ मैं, जिसमें इन सारी चीज़ों को दर्शाऊंगा कि कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। एक शंकुनुमा आकृति है हमारे पास, यहाँ तक ये हमारा एक क्षेत्र बनता है उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि यह भूमध्य रेखा है नीचे वाली, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये वाला। अब इस 0 डिग्री अक्षांश से, और यदि हमें इसकी बात करें उष्णकटिबंध की, तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कई बार आप लोगों ने सुना होगा बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर समुद्री तट मिलता है, कुछ ऐसी कंडीशनें बनती हैं तो रोज़ाना शाम को 3 बजे 2 बजे के आसपास बरसात होती है। 2 से 4 के बीच में रोज़ाना बरसात होती है। एक बरसात होने के कारण यहाँ का क्षेत्र एक आर्द्र बनता है, तो आर्द्र वनस्पति मिलती है यहाँ पर, और मानसूनी वनस्पति भी मिलती है। कौन सी? मानसूनी पतझड़ वन। पतझड़ वन, इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। इसी क्षेत्र में मानसून की सक्रियता के कारण यहाँ पर पतझड़ वन मिलते हैं, और इसी क्षेत्र में हमारे मरुस्थलीय वन भी मिलते हैं। मरुस्थलीय वन, यानी कि हम बात करते हैं मरुस्थलीय वनों में, तो जैसे कटीले झाड़ीनुमा जो वन पाए जाते हैं अपने, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन और ऊपर भी मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ भी मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी बनती है शीतोष्ण क्षेत्र की। कौन सी? शीतोष्ण। शीतोष्ण क्षेत्र। अब शीतोष्ण क्षेत्र में मरुस्थलीय वन मिलते हैं। मरुस्थलीय वन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्षा वन भी मिले यहाँ पर। भाई आर्द्र वन, इसको सदाबहार वन को आर्द्र वन भी कहते हैं, या वर्षा वन, जो वर्षा पर आधारित होते हैं पूर्ण रूप से। तो जब वर्षा पर आधारित होते हैं ये वन, तो यहाँ पर वर्षा होती है तो वर्षा वन भी कह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कह सकते हैं, मानसूनी पतझड़ वन भी कह सकते हैं, मरुस्थलीय वन यहाँ पर मिलते ही हैं। तो एक कैटेगरी हमारी ये बन गई। जैसे सवाना वनस्पति, सवाना वनस्पति वो भी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों में, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक झाड़ीनुमा कटीलीनुमा जो वनस्पति मिलती है वो सवाना वनस्पति कहलाती है। एक झाड़ीनुमा जो वन मिलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में वो एक सवाना वनस्पति कहलाती है। तो वो सवाना वनस्पति भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि अगले वनों की, तो घास भूमि या भूमध्य रेखीय वन, यानी कि भूमध्य रेखीय वन और घास भूमि मुख्य रूप से
इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। यानी कि शीतोष्ण घास भूमि और उष्ण घास क्षेत्र दोनों यहीं पर, ऊपर शीतोष्ण क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान और यहाँ पर उष्ण घास के मैदान। उष्ण घास के मैदानों को सवाना वनस्पति कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम पाया जाता है। कि जैसे प्रेरी, स्टेपीज, यहाँ पर जैसे लानोज, पंपास, ये एक गर्म घास के क्षेत्र हैं और ये एक शीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं। प्रेरी जैसे यूएसए, कनाडा, इन क्षेत्रों में। स्टेपीज एशिया में। ये घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगली बात करते हैं तो अगला क्षेत्र बनता है हमारा उप आर्कटिक क्षेत्र। उप आर्कटिक क्षेत्र। अब उप आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं। कोणधारी वन, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है हमारे, वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन हमारे 3 प्रकार के हैं। एक तो कोणधारी वन, दूसरा शीतोष्ण घास के क्षेत्र और तीसरा बनता है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। यानी कि कोणधारी, घास और पतझड़। भाई उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं वो तो गर्म क्षेत्रों में मिलते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में भी कुछ पतझड़ वन हमारे यहाँ मिलते हैं। तो जब शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पतझड़ वन मिलते हैं तो यहाँ भी एक कैटेगरी पतझड़ वनों की बनती है, एक घास क्षेत्र की बनती है और एक कोणधारी वनों की बनती है। जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फीले, यानी कि जैसे टुंड्रा वनस्पति क्षेत्र या अपना एक बनता है अल्पाइन वनस्पति क्षेत्र। तो अल्पाइन और टुंड्रा का जो क्षेत्र बनता है वो कोणधारी वनों शामिल कर लिए जाते हैं उनमें। कई बार वो वन भी कोणधारी वनों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हमारा एक क्षेत्र बनता है आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र, और इस आर्कटिक क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो वन पाए जाते हैं टुंड्रा वन। टुंड्रा वनस्पति, और इस टुंड्रा वनस्पति के साथ ही पर्वतीय वन। ये एक क्षेत्र बनता है तापमान के आधार पर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं हमारे वनस्पति का स्वरूप भी प्रभावित होता है और उसकी प्रकृति भी चेंज होती चली जाती है। तो अब ये एक शंकु आप लोगों ने वनस्पति का पढ़ा, लेकिन मेरा जहाँ तक समझना है कि आप लोगों को अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह अलग अलग प्रकार कई रूपों में ढल चुके हैं। क्योंकि वो मैंने तापमान के आधार पर एक शंकु बनाया है, लेकिन अब मैं यहाँ पर वनस्पति को प्रॉपर डिवाइड करके आपके सामने उपस्थित करूँगा और फिर आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर वनस्पति के कितने प्रकार हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वे सभी चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। तो मैं अब तक आशा करूँ कि शायद आप लोगों ने ये जलवायु का क्षेत्र भी समझ लिया होगा कि कहाँ कैसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग में ये भी आ गया होगा आपके कि कौन से क्षेत्र में कैसे प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भाई यहाँ पर उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, तो गर्म प्रकार की वनस्पति यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा ठंडा है तो यहाँ पर थोड़ी ठंडे प्रकार की वनस्पति मिलेगी। उसके बाद में आर्कटिक क्षेत्र में थोड़ा सा और कोणधारी वन, कुछ बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर तो 12 महीने बर्फ़ जमती है, तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति और पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ये एक शंकुनुमा आकृति आपके सामने बनाई। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये विश्व के प्रमुख भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर वनों के प्रकार हैं। यानी कई बार अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर वनों का क्रम निश्चित कीजिए, और आखिर
आजकल कंपटीशन जो चल रहे हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तथ्यात्मक चीज़ नहीं है, अब आपके सामने तथ्यात्मक चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। क्योंकि अब मान लो कोई भी एक सिद्धांत है, कोई तथ्य है, तो आपके सामने पेश कर दिया। जैसे मान लो वनस्पति के भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर वनस्पति का प्रकार बताइए। अब नंबर 1 पर 2, 3 और 4 ये ऑप्शन है आपके सामने। अब इसमें यहाँ दे दिया कोणधारी, पतझड़, पर्वतीय, सदाबहार। यहाँ दिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार, फिर दिया कोणधारी, फिर दिया पर्वतीय, फिर दिया टुंड्रा। उसके बाद दिया टुंड्रा, कोणधारी, पर्वतीय और सदाबहार। उसके बाद में सदाबहार, कोणधारी, पतझड़, पर्वतीय। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लो एक कोणधारी है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। अब हमको यहाँ से ऊपर की ओर चलना है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। अब सबसे पहले भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखीय वनस्पति नहीं पाई जाती है, सॉरी कोणधारी वन नहीं पाए जाते ना, क्रॉस यहाँ कोणधारी वन है ही नहीं, उसके बजाय उससे पहले तो पतझड़ मिल जाएंगे हमको। यहाँ पर पर्वतीय, सदाबहार और पहले है, तो ये क्रम सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, फिर कोणधारी, फिर पर्वतीय, फिर टुंड्रा। हाँ, ये सही मिल रहा है अभी तक, लेकिन अगला और देखते हैं। टुंड्रा पहले दे दिया, कोणधारी बाद में दे दिया, निश्चित रूप से ये क्रम यही बिगड़ गया, ये भी गलत है। सदाबहार के बाद कोणधारी, कोणधारी के बाद पतझड़, कोणधारी के बाद में पतझड़ आया है, जबकि कोणधारी ऊपर मिल रहा है और पतझड़ नीचे मिल रहा है। फिर चलो ये भी मान लेते हैं हम, पतझड़ और कोणधारी भी यहाँ पर है, ये रहा पतझड़ और कोणधारी भी है यहाँ पर, लेकिन पर्वतीय फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर ये क्रॉस लगेगा इस पर, ये सही नहीं है। यहाँ पर सही बिल्कुल सटीक जो बैठ रहा है वो दूसरे नंबर का बैठ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सही है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनते हैं मुख्य रूप से। ये एक इनका क्रम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए यह शंकु बहुत लाभदायक है। बाकी जो डिग्री कोर्सेज में इन चीज़ों को पढ़ते हैं उनके लिए अब जो वर्गीकरण में बता रहा हूँ वो विशेष इम्पोर्टेंट है, आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। यानी कि वनस्पति के जो प्रकार में आपको बताने जा रहा हूँ वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझें। वनस्पति के प्रकार और वितरण, वनस्पति के प्रकार और वितरण। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। नंबर 2, मानसूनी पतझड़ वन। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। नंबर 4,
भूमध्य सागरीय वनस्पति। नंबर 5 शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। नंबर अगला शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति। नंबर 7 टुंड्रा बाद में पर्वतीय वनस्पति। और 8वां टुंड्रा वनस्पति। ये एक वनस्पति के प्रकृति के आधार पर, यानी कि हमारी जलवायु के आधार पर, जलवायु दशाओं के आधार पर ये एक प्रकार बनते हैं हमारे वनस्पति के। यदि हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं तो देखिए, यहीं पर हम एक बार इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा एक बार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय बनता है हमारा ये पूरा के पूरा, यानी कि 0 डिग्री से और इधर भी 23.5 तक और इधर भी 23.5 तक, दक्षिण तक भी। लेकिन यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो बन रहा है, लेकिन सदाबहार वनस्पति के लिए यहाँ पर पर्याप्त जल की व्यवस्था नहीं होती इतनी दूर तक। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक और इधर भी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, यानी लगभग यहाँ तक इस एरिया में ये जो हमारा क्षेत्र बनता है पूरे वर्ल्ड में, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र बनता है। अब इस एरिया में जो भी देश स्थित हैं, जो भी क्षेत्र स्थित है, वो सभी क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं अमेज़न के जंगल की, भाई अमेज़न का जो जंगल है, अमेज़न जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में, वो अमेज़न ब्राज़ील में, तो वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाएगी। एक जो अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन है, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाएगी। तो लगभग अमेज़न बेसिन और कांगो बेसिन, और इंडोनेशिया में सुमात्रा और बोर्नियो जो द्वीप हैं, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप, इन क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। देखिए, थोड़ा सा लिखने पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसके आधार पर आप लोग खुद शुद्ध लिख लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा उल्टा हाथ है, समझाते समय थोड़ा सा सही नहीं बैठता। तो आप लोग इस चीज़ को समझते हो, अच्छे बच्चे हो। तो एक बार जैसे बोल रहा हूँ, जैसे ये अमेज़न बेसिन है, तो अमेज़न बेसिन आप लोग नोट कर सकते हो। ये कांगो बेसिन है, सुमात्रा है, बोर्नियो द्वीप है, तो इनमें यह वनस्पति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब अगर हम थोड़ा सा वर्षा की बात करें, तो यहाँ पर बरसात जो पाई जाती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक, ध्यान रखें, जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लेकिन तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम लगभग औसत जो तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। और मुख्य रूप से ये क्षेत्र यहाँ पर मुख्य रूप से ये क्षेत्र इस सदाबहार वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है हमारे पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर जो वनों का जो प्रकार पाया जाता है वो भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ रोजवुड, अबूनास और
ताड़, तो ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं ना, वो ताड़ के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। महोगनी भी है, महोगनी, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है जो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा के जो 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो क्षेत्र बनता है, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र बनता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मानसूनी पतझड़ वनों की। तो मानसूनी जो पतझड़ वन है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। ये जो वर्षा होती है रोजाना शाम को 4 बजे संवहनीय वर्षा होती है। ये वहाँ की स्थानीय दशाओं पर आधारित होती है। वहाँ की स्थानीय दशाएं एक बनती हैं, थोड़ा स्थल है, जल है, तो एक नज़दीक जो वायु चलती है उच्च दाब न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है वहाँ पर, और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आने लग जाती हैं और यह वनस्पति का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र होगा मानसूनी का, ये मानसून से ही बरसात होगी। जब मानसून से बरसात होगी तो निश्चित रूप से यह हम समझ पाएंगे कि मानसूनी वर्षा क्या होती है। तो मानसूनी वन, जहाँ पर मानसूनी बरसात होगी वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र बनता है वनस्पति के लिए, जो वनस्पति में हरापन रखने के लिए लाभदायक होता है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा आता है कि जब वहाँ की जो वनस्पति होती है वहाँ पानी की कमी आती है, और पानी की कमी के कारण वह वनस्पति अपने पत्ते गिरा देती है। जब नए पत्ते आते हैं तो हर साल का एक दौर आता है, तो एक क्षेत्र बनता है, तो उस क्षेत्र में यहाँ पतझड़ की ऋतु कहलाती है। तो वह एक वसंत का मौसम होता है, हम जानते हैं। इस वसंत के मौसम में यहाँ पर सारे के सारे वन पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है वो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र। जिन क्षेत्रों में 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो तापमान का औसत होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बरसात का औसत होता है। और यहाँ पर बरगद, पीपल, नीम, गूलर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा जो एरिया है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, यह एरिया मानसूनी पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। और इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया भी यहाँ से 10 डिग्री से और लगभग 25 डिग्री के बीच का होता है। 0 डिग्री पर नहीं आएगा ये या 10 डिग्री से शुरू होगा और लगभग 25 डिग्री तक जाएगा। ये जो एरिया उत्तरी गोलार्ध में बनेगा, ये वाला बार बार मैं गोला कर रहा हूँ, ये वाला इधर बनेगा जो, वो ये वाला बनेगा ये। यानी कि 10 डिग्री से मकर रेखा तक और उधर 10 डिग्री से कर्क रेखा तक। उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री से कर्क रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र बनता है वो मानसूनी पतझड़ वनों का क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पर जो भी वृक्ष पाए जाएंगे वो मानसूनी प्रकार के पतझड़ वन पाए जाएंगे, जो एक विशेष प्रकार के मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की, जब सवाना वनस्पति की बात करते हैं तो इसका मतलब है गर्म क्षेत्र हमारे यहाँ पर आ गया। यह 30 डिग्री तक का क्षेत्र होता है, यानी कि 20 डिग्री से 30 डिग्री का क्षेत्र। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर तो लगभग 30 डिग्री तक का क्षेत्र हमारा इसमें शामिल होता है। 20 डिग्री से कई किताबों में, बुक्स में मैंने देखा भी है कि यह 10 डिग्री से 30 डिग्री का क्षेत्र दे रखा है। तो मैंने अभी आपको एक शंकु बनाया था, उसमें भी मैंने दिखाया था कि पतझड़ वन इस मानसूनी क्षेत्र में भी मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ भी जो सवाना वनस्पति है, इस सवाना वनस्पति में भी पतझड़ वन होते हैं, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति है और वो मानसूनी पतझड़ वनस्पति है। ये मानसून के आधार पर पतझड़ होते हैं और ये यहाँ की स्थानीय कंडीशनों के आधार पर
पतझड़ होते हैं। तो यहाँ भी कई प्रकार के वनस्पति मिलती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर मुख्य रूप से घास क्षेत्र, घास क्षेत्र। अब घास क्षेत्र में हम लोगों ने देखा है कि एक बार हम बात करते हैं, जैसे ब्राज़ील क्षेत्र है, ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील के क्षेत्र में जो हमारी वनस्पति पाई जाएगी वो एक अपने आप में विशेष प्रकार की वनस्पति बनती है। जब यहाँ पर वनस्पति मिलेगी ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में जो सदाबहार वन है, तो यहाँ ब्राज़ील का एक पठार है और यहाँ ब्राज़ील के पठार में जो घास क्षेत्र मिलेगा उसे कंपोज कहेंगे। ब्राज़ील में कंपोज, घास का मैदान। और एक ब्राज़ील का एक एरिया और भी बनता है जिसमें जो पाई जाएगी उसे लानोज कहेंगे। एक घाटी है ओरोनिको घाटी, ओरोनिको घाटी ब्राज़ील में ही, वहाँ पर यह क्षेत्र कहलाता है लानोज, लानोज। तो ब्राज़ील का जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में जो घास का क्षेत्र है वो तो कंपोज कहलाएगा, और ओरोनिको जो घाटी है ब्राज़ील में, उस घाटी का जो क्षेत्र है वो लानोज कहलाएगा। यहाँ पर जो वर्षा का क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। यहाँ 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ध्यान रखना, रिमाइंड करा देता हूँ एक बार दोबारा से, यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, मानसूनी पतझड़ वनों में 150 से 200 तक थी। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सवाना में ये 75 से 150 हो गई। तो एक लगातार वर्षा घटती हुई जा रही है, तो निश्चित रूप से उसका हरापन भी घटता जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ के घास के प्रकारों की। तो यहाँ पर कई प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे सवाना सेरोडो, कैंपो सेरोडो। तो ये भी एक घास के प्रकार हैं जो लानोज और कंपोज के ही एक अलग से प्रकार माने जाते हैं। लानोज और कंपोज के प्रकार के रूप में जाना जाता है। ये हमारी वनस्पति है जो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इन क्षेत्रों में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में यह वनस्पति मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगली वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति में हम देखते हैं तो भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य जो सागर है उस भूमध्य सागर के जो आसपास का एरिया है उस क्षेत्र में जो वनस्पति मिलती है वह भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलेगी। यानी कि यूरोप, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। ये इस बीच में एक सागर है, वो भूमध्य सागर है। उस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यह वनस्पति मिलती है। मुख्य रूप से खट्टे फलों की जो खेती होती है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जितने भी प्रकार के बागान पाए जाते हैं वो संतरा, नींबू, यानी जो खट्टे फल, अंगूर वगैरह के जो पेड़ पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इन चीज़ों की जो खेती होती है वो इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। यहाँ 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है, यानी कि तापमान भी घटता जा रहा है। 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक इस क्षेत्र में तापमान पाया जाता है। हाँ, तो लगातार अपना तापमान घटता जा रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक अपना ये, और वहाँ पर थोड़ा सा हमने देखा था तो वहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा था। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं
यानी कि एक वनस्पति का जो प्रकार है वो हमारा ठंडा होता जा रहा है। यहाँ गर्म वनस्पति है, इस भूमध्य सागर में और भी ठंडी है, अब आगे और भी ठंडी होगी। बात करते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय में भी हमारे कई प्रकार बनते हैं। जैसे एक बन गया हमारा शीतोष्ण घास, एक बन गया हमारा कोणधारी वन, और एक पतझड़ वन। ये हमारे एक 3 प्रकार बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के। अब यहाँ पर जो घास हैं उनमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे प्रेरीज, स्टेपीज, यूएसए कनाडा, यूएसए और कनाडा में जो घास क्षेत्र हैं शीतोष्ण कटिबंध के वो प्रेरीज कहलाते हैं। स्टेपीज जो हैं वो एशिया में घास के जो मैदान है वो स्टेपीज। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंपास दक्षिण अमेरिका में पंपास। उसके बाद में वेल्डस बनता है अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है, उष्ण घास के मैदान नहीं, शीतोष्ण घास के मैदान। उष्ण घास के मैदानों में हमने लानोज, कंपोज ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पंपास, वेल्डस, स्टेपीज, प्रेरीज, स्टेपीज ये। तो वेल्डस अफ्रीका जो क्षेत्र है वहाँ पर शीतोष्ण का जो मैदान है, वहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो वेल्डस कहलाते हैं। और उसके बाद में जो अपना डाउन्स घास का मैदान है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद लास्ट अपना एक घास का मैदान बनता है कैंटरबरी। तो कैंटरबरी कहलाता है हमारा घास का मैदान है, ये है न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है वो हमारा कैंटरबरी कहलाता है। ये अपने एक घास के मैदान थे। फिर कोणधारी वन भी पाए जाते हैं यहाँ पर। अब कोणधारी वनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र बनता है हमारा जो आता है कोणधारी वनों के अंतर्गत। और उन कोणधारी वनों में हम देखते हैं जैसे टैगा वन अपने पाए जाते हैं। कनाडा, अलास्का जो क्षेत्र बनता है ना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपने जो कनाडा का जो क्षेत्र है, एक अलास्का है, वो क्षेत्र जो बनता है उन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वो एक कोणधारी वनों की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर कुछ किस्म ऐसी भी हैं जो पतझड़ होती हैं, तो वो पतझड़ वन भी हमारे यहाँ पर इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय वनस्पति, जो कि हमारे यहाँ भी मिलती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं दुनिया में, गर्म मरुस्थल के क्षेत्र जैसे सहारा है, अपना थार का मरुस्थल है, या और भी जो दुनिया के मरुस्थल हैं, कालाहारी है, इन क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय प्रकार जो एक कटीले वन पाए जाते हैं, जो एक छोटी वनस्पति पाई जाती है, वो मरुस्थलीय वनस्पति कहलाती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति पाई जाती है वो मरुस्थलीय वनस्पति कहलाती है। उसके बाद में पर्वतीय वनस्पति की बात करते हैं, तो पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत हम बात करते हैं पर्वतों पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी हमने कुछ कैटेगरीज बांटी हैं पर्वतीय वनस्पति में, वो देख लीजिए। जैसे पर्वतीय जो बनते हैं उसमें एक तो है 600 मीटर। अब 600 मीटर तक की जो वनस्पति होती है वो वनस्पति हमारे यहाँ मुख्य रूप से जैसे अपने हिमालय का क्षेत्र है, या अपने जैसे अरावली का क्षेत्र है, ये छोटे मोटे जो और पर्वतीय क्षेत्र हैं जो 600 मीटर की ऊंचाई तक की अपना भूमिका रखते हैं, वो वनस्पति कहलाती है। उसके बाद में एक क्षेत्र बनता है इनका
6000 मीटर तक का और एक 6000 मीटर से अधिक तक का क्षेत्र। तो जो 6000 मीटर तक का क्षेत्र है उसमें हमारे हिमालय और अपनी जो एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है, अपलेशियन पर्वत हैं, जो विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन पर जो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसमें हम कई बार कोणधारी वनों को भी शामिल करते हैं। कोणधारी वन, ये कोणधारी वन 6000 मीटर के आसपास आएंगे और अपने 6000 मीटर से अधिक की श्रेणी में आएंगे टुंड्रा, अपलेशियन वनस्पति, अपलेशियन प्रकार की वनस्पति और टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है वो 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। और यहाँ पर फिर टुंड्रा वनस्पति अलग से है जिसका अध्ययन हम करते हैं अपना यूरेशिया जो क्षेत्र है, आर्कटिक जो क्षेत्र है, जो सदा बर्फ़ से ढके रहते हैं, ऐसे क्षेत्र हमारे टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी सी झाड़ी नुमा एक लाइकेन वगैरह ऐसी वनस्पति पाई जाती है, तो वो टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। मुख्य रूप से आज हमने वनस्पति के प्रकार और वितरणों के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को 1-2 बार और अच्छे से पढ़ें जिससे आपके बेस्ट तरीके से ये समझ में आ सके। बस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम कोई नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।